यस, तो अपन ने देखा ये अपना ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, जिसमें डोमेन यानी x की जो वैल्यूज हैं वो -1 to 1 के बीच में है। अब अपन रेंज की कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए, तो हमको ये मिला कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पॉसिबल है, यानी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आप दे सकते हो मुझे, जैसे आपने बोला। तो अपने पास ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पर है। डिफरेंट ब्रांचेस से मतलब वो सारी ब्रांच, वो सारी रेंज बताओ जिनमें वैल्यूज -1 to 1 टर्न अप होती है। ये 3 पॉसिबिलिटीज है अभी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना। तो अपन इनमें से एक पर्टिकुलर ब्रांच को रेंज एज्यूम कर लेते हैं। सब सही है, कोई सा भी सही है। अगर आप 2 या 3 या 4 या बहुत सारे आंसर बताओगे किसी क्वेश्चन के, वो सब सही है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आपको आंसर्स इस पर्टिकुलर रेंज में बताना है। रेंज यहाँ कहलाएगी मिडिल, y बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2। इसमें से इस पर्टिकुलर ब्रांच को अपन रेंज बोलते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी को क्यों बोलते हैं, मिडिल में है यूं समझ लो, या किसी एक को अपने को सेलेक्ट करना है ऐसे समझ लो। तो ये मिडिल वाली बात -π/2 से +π/2 ये कहलाती है इसकी रेंज। यानी अब जब मैं आपसे कभी कोई आंसर पूछूंगा तो सबका आंसर अब एक जैसा होगा, यूनिक होगा, क्योंकि अब आप आंसर इससे बाहर नहीं लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बताओ, तो आपका आंसर होगा, बोलो, साइन इनवर्स π/6। क्या अब कोई और आंसर पॉसिबल है? नो सर। नहीं, अब सिंगल आंसर π/6 ओनली, क्योंकि जो भी आप नेक्स्ट आंसर बोलोगे वो होगा पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 क्वाड्रेंट 2 पाई π/6। जबकि आपको मैंने बोला 90 से ज्यादा आंसर नहीं बोलना है, 90 से ऊपर आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर केवल एक सिंगल आंसर होगा आप सबका। इससे क्या होगा, यूनिकनेस हो जाएगी, चेक करना इजी हो जाएगा, सबके आंसर सेम हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, उनमें तो एक से ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे ऐसे तो, या ऑप्शन देते समय ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अब आपको इस फंक्शन की डोमेन और रेंज पता है। डोमेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 और रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ये ग्राफ अपना सिर्फ इसीलिए यूजफुल है बस कि अपने को डोमेन रेंज कैसे मिले। ठीक है, अब आपको इसमें कोई डाउट है इसमें तो आप पूछो पहले। सर अपन इसमें जनरल भी तो लिख सकते हैं, -nπ to nπ। -nπ2 +nπ नहीं, क्योंकि -nπ से +nπ के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं वो सारी कवर होती हैं, लेकिन रिपीटेशन के साथ में कवर होती है, रिपीट होते हुए। -nπ से +nπ में आपने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक फिर ये रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन क्यों करें अपन, अपने को आंसर्स केवल वही बताने विदाउट रिपीटेशन, तो क्यों। ये बात सही है कि इस पूरे इंटरवल में सारी वैल्यूज, लेकिन आप ये देखो कि वो सारी वैल्यूज कवर होती हैं लेकिन डिफरेंट नहीं है, रिपीट होती हैं कुछ वैल्यूज। जैसे आपको मैंने 1/2 बोला तो 1/2 डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की है जो आपने बताया, तो यानी बात तो वही हो गई कि एक ही वैल्यू के आपने बहुत सारे आंसर्स बता दिए। मैं चाहता हूँ एक वैल्यू का केवल एक ही आंसर बोलो, तो उससे मेरे पास इजी हो जाएगा। और आपको याद है फंक्शन की डेफिनेशन भी है, फंक्शन के लिए अपने को एक का साथ एक ही अटैच होना चाहिए ना। तो अगर मैंने फर्स्ट सेट में x यहाँ पे लिखा आपके सामने, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका एक ही पार्ट हो, वन पार्ट हो। एक यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, अब ये डिफरेंट डिफरेंट, ये वैल्यू मान लो 1/2 है, और यहाँ मेरे पास एंगल्स है, मान लो यहाँ π/6 भी है, 5π/6 भी है, तो हाफ इससे भी अटैच हो गया। फंक्शन का हुआ, तो मैं तो कह रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फंक्शन बोल रहा हूँ, फंक्शन तो वही नहीं फिर ये। तो अब ये फंक्शन हो गया अगर मैं डोमेन रेंज साथ में मेंशन कर दूं। अब आप एक के साथ एक ही अटैच कर सकते। अब आपका ये वाला जो एरो है ये अपने आप मिट जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वही जो तुम बोल रहे हो nπ to nπ, उसमें भी वही बात होगी, फंक्शन ही नहीं रहेगा, रिपीट हो जाएगा वो भी, तो अपना फंक्शन नहीं होगा। तो फिर चैप्टर ही क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फंक्शन है, रिलेशन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x जो आपने लिखा। और कोई डाउट, और किसी को कुछ डाउट इसमें? क्लियर, आगे चलें।
नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, और उसके बाद इसी तरह उसकी डोमेन और रेंज डिसाइड करते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस y, लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वही टेबल बनानी है, वापस वही y के अंदर वैसे ही सारे एंगल्स लिख लें, -2 से लेके +2 तक के। तो अपन यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे पहले, ये x और ये y, x के अंदर वही -2 पाई, y के अंदर -3π/2 -π -π/2 0 π/2 पाई 3π/2 2π। और अब आप मुझे इस टेबल को पूरा करोगे, ऊपर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कितना आता है। यहां पर y की जगह 0 रखोगे सबसे पहले, cos 0 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं होता है क्या cos 0? नो सर। sin 0 तो 0 होता है, तो cos 0 भी 0 होना चाहिए ना? नो सर। नहीं, sin 0 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 की वैल्यू 1। अब cos π/2, 0। cos π/2 इज 0। अब आप पहले ऊपर जो ब्लैंक कॉलम्स है ना, उनमें मुझे सिर्फ ये बता दो 0 कहाँ लिखूं? 2n + 1 π/2। यस करेक्ट, 2n + 1 π/2। तुरंत 0 0 0 0 कहाँ लिखने हैं? जिनमें π/2 इन्वॉल्व है, 1 2 3 π/2 -π/2 π/2 जहां इन्वॉल्व है -3 π/2, क्योंकि आपका रूल है cos ऑफ 2n + 1 π/2 इज ऑलवेज 0। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे cos फंक्शन 0 होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब 1 π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 -π/2 -3 π/2 एंड सो ऑन। ये सब 0, 90 जहां इन्वॉल्व है cos में, तो ये यहाँ पे 0 आएगा, इस पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। ये तो आधा तो यहाँ हो गया। अब 2π cos 2π इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2π होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट, 360 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन पॉजिटिव होता है। cos 2π इज इक्वल टू 1। cos ऑफ -π 1। cos π, पहले ये रह गया, cos π की वैल्यू बोलो पहले तो। -1। cos π इज इक्वल टू -1। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव -1। अब cos ऑफ -π बताओ, cos ऑफ -π बताओ। 1 -1 और बोलो। नो सर 1। ओके, तो आपके cos ऑफ -π के आंसर है -1 और cos ऑफ -π का आंसर है 1। दोनों में से एक सही है, एक गलत है, एक ही वैल्यू हो गई यूनिट। एक बार वापस, cos ऑफ -π -1। ओके, फॉर्मूला क्या होता है याद है? cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। ट्रिग्नोमेट्री, cos फंक्शन में एंगल का माइनस बाहर नहीं जाएगा। जो एंगल नेगेटिव पर वैल्यू देगा वही आंसर पॉजिटिव एंगल पर भी होगा। याद है, cos में माइनस साइन बाहर नहीं जाता है। साइन ऑफ -θ में माइनस बाहर होगा, cos में नहीं होगा, क्योंकि आपको ये याद है 11 में पढ़ा था, अगर अपन माइनस का कोई एंगल बनाते तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, -30 -60 -45 90 तक, ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा। और ये क्वाड्रेंट फोर्थ होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव नहीं होता है,
साइन नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस वाला एंगल बाहर माइनस नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। अब एक बार वापस बताओ, इनमें से कौन सा सही है? ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब -1, ठीक है। जो वैल्यू -1 यहाँ है वही यहाँ रहेगी, इसका साइन चेंज नहीं होगा, सेम, क्योंकि आपने ये रूल पढ़ा है, पाई पर जितनी वैल्यू उतनी ही वैल्यू माइनस पाई पर होगी, कॉस में चेंज नहीं होगा, एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये बताओ -2 पाई पे 1 वापिस बोलो, 1 -1 तो नहीं, cos 2 पाई, नो सर। यस, जो वैल्यू यहाँ वही वैल्यू यहाँ 1, ये अपना कंप्लीट टेबल। और अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है शुरू करें, तो अपना ग्राफ बनाना शुरू करो एक्सिस बना के, ठीक है। ये वैल्यूज आप लिख लो सारी, ये यहाँ पर एंगल हुआ π/2, यहाँ एंगल हुआ पाई, यहाँ एंगल हुआ 3π/2 और यहाँ एंगल हुआ सपोज 2 पाई। इधर -π/2 है, ये -पाई, ये -3π/2, ये -2 पाई, इधर 1 और इधर -1। अब देखते हैं 0, cos 0 पे 1 था तो ये 0 है और ये 1 है, तो cos 0 और 1, 0, x पे तो वैल्यू 1 है, y पे 0 है, पॉइंट कौन सा हुआ 1, 0, ये पॉइंट हो गया। cos 0 इज इक्वल टू 1, y एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1, 0। अब आ जाओ नेक्स्ट π/2, cos π/2 इज 0, यानी x तो 0 और y π/2, तो ये पॉइंट हुआ आपका x 0, y π/2। अब नेक्स्ट टेबल में देखो cos पाई इज -1, यानी x एक्सिस पर तो -1, y एक्सिस पर पाई, ये -1 और ऊपर यहाँ पाई, फिर 3π/2 पे वापस 0, cos 2 पाई इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 1, 1, 2 पाई, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2 पाई, तो 1, 2 पाई यहाँ पर। अब -π/2 0, -पाई, जो वैल्यू पाई पर थी वही -पाई पे थी, cos पाई -1 है तो ये भी -1 है, तो यहाँ पर -1, यहाँ पे 0 और -2 पाई पे जो वैल्यू आपकी 2 पाई पर थी ये वैल्यू ऊपर, वही आपके पास यहाँ पॉजिटिव ऑफ 1, ये आपका पॉइंट्स। अब इनको ज्वाइन करो, वही फ्री हैंडेड, यहाँ से ऐसे इस तरह से, वही जिग-जैग शेप में, वही स्नेक टाइप का आपका ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। एनी डाउट? जिग-जैग शेप में ग्राफ बना, स्नैक टाइप का आपका ग्राफ बना, परफेक्टली बना लो, स्नैक अच्छे से ड्राइंग कर लो थोड़ी सी। अब बताओ डोमेन और रेंज, x की वैल्यूज देख के बताओ ग्राफ में, डोमेन -1 to 1 -1 to 1 वही सेम, -1 to 1 करेक्ट अगेन। डोमेन x की वैल्यूज -1 to 1 एंड क्लोज ब्रैकेट, डोमेन -1 to 1 है, x की वैल्यूज -1 से 1 है, क्योंकि जैसे ही 1 पे पहुंचते हो वापस इधर गए, यहाँ पहुंचते ही वापस 1 पे पहुंच गए, -1 to 1 है। अब आप इनमें मेरे को डिफरेंट ब्रांचेस बताओ, उनमें से एक पर्टिकुलर ब्रांच को अपन रेंज मानेंगे ना, तो डिफरेंट ब्रांचेस लिखना, कौन कौन सी पॉसिबल है। -2 पाई टू -पाई। यस, यहां से स्टार्ट करोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे, इसको ध्यान रखोगे, -1 to 1 इन सारी वैल्यूज कवर होनी चाहिए, सारे एंगल्स का पेयर बनाते हुए ब्रांचेस लिखोगे। देखते हैं -1 कहाँ है या 1 कहाँ है, इनमें से एक देखो, ये रहा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 है, यहां से शुरू होगा, ग्राफ के अलोंग यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ -1 है, यहाँ से यहाँ तक गए, ये एक पूरी ब्रांच, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुंचे वापस 1, यहाँ से यहाँ पहुंचे एक और ब्रांच, यहाँ से यहाँ तक गए एक और ब्रांच, टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी है वापस देखो। यहाँ से शुरू करा जहाँ पे 1 है, यहाँ से
इसको छोड़ दिया, 0 आ गया, यहाँ पहुंच गए। तो आप 1 से शुरू करके -1 तक पहुंच गए। यहाँ पर एंगल -2 पाई है और इस पर एंगल -पाई है, तो पहला हुआ -2 पाई से -पाई। ब्रांच नंबर 1 -2 पाई से -पाई फर्स्ट। आगे सेकेंड ब्रांच कौन बताएगा क्या होगी? -पाई to 0। यस करेक्ट। यहाँ पे आ गए इस जगह -पाई, इसको छोड़ दो, यहाँ आ गए 1, ये रहा -पाई to 0, एक छोड़ के -2 पाई से -पाई, -पाई से 0, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ये ब्रांचेस है। नेक्स्ट इज -पाई to 0 and next is 0 to pi and next is pi to 2 pi। ये आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। यहाँ पे समझ में आया? ब्रांचेस का मतलब क्या? वो सारे इंटरवल्स लिखो जहां से वैल्यूज -1 to 1 में चेंज होती है या 1 to -1 में जाती है। वो सारे ग्राफ से आपने देखा, यहाँ से गए इधर, इधर से इधर, इधर से यहाँ, यहाँ से वहां, ऐसे बीच का पोर्शन यहाँ इसके बीच में एक्सिस पर है, यहाँ से दिस, दिस से दिस, दैट से दैट, दिस से दैट, ऐसे। ठीक है, अब बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? अब इनमें से, इन 4 में से एक पर्टिकुलर ब्रांच को हम रेंज मान लें। कोई रूल नहीं है कि इसको आपने क्यों एज्यूम किया। पहले 3 थी टोटल, उनमें से मिडिल लिख दिया मैंने। अभी यहाँ 4 है तो आपको मालूम ही नहीं है मिडिल कौन सी है। कोई सी भी एक होती है, एक अपन एक को एज्यूम कर रहे हैं, वो अपन ने लिखा है यहाँ पर। इनमें से एक पर्टिकुलर ब्रांच -पाई to 0, इसको हम रेंज बोलते हैं। -पाई to 0, सॉरी 0 to पाई, 0 to पाई को हम रेंज बोलते हैं। रेंज के लिए कोई आप पूछो कि इसको ही क्यों बोलते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये अपना बस एक किसी एक को तो लाइक करना ही है, तो मैंने कह दिया 0 to पाई, जिससे सिमेट्री हो जाए। कोई भी एक स्टैंडर्ड अपन चूज करें, तो ये इसकी डोमेन एंड रेंज। एनी डाउट? साइन इनवर्स x कवर हो गया, ये कॉस इनवर्स x। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x -π/2 से +π/2 दोनों अलाउड है क्लोज, और उसकी -1 to 1 डोमेन, -π/2 से +π/2 रेंज, ऐसे यहाँ पर। यस ईशान बोलो। सर अपन ये ब्रांचेस में से कोई सा भी ले सकते हैं ना रेंज? ले सकते हैं कोई भी, लेकिन बात वही है कि अगर मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप अपनी रेंज कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, तो उस केस में जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो सबका जो आंसर होगा वो यूनिक नहीं होगा, क्योंकि सब अपने अपने अकॉर्डिंग अगर रेंज चूज कर ले तो फिर मेरे पास वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि यूनिकनेस नहीं होगी। तो मुझे आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच या रेंज देनी पड़ेगी कि आप इस पर्टिकुलर ब्रांच में से ही मुझे आंसर बताओ, जिससे मेरे पास जितने आंसर्स आएंगे वो सारे यूनिक हो, सबके आंसर सेम हो और मैं चेक कर पाऊं। इसीलिए आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई ब्रांच को चूज नहीं कर सकते हो। ये नहीं कह रहा कि इसमें से कोई ब्रांच आपने आंसर लिख दिया तो वो गलत है, प्रैक्टिकली वो सब सही है, अलग कोई गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि उस केस में ये डाउट हो जाएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। मान लो स्टूडेंट एक है, उसने मेरे को कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू मैंने पूछी और उसने बोला π/3, और उसका मतलब उसने ये ब्रांच चूज कर ली। अगर मैंने कॉस इनवर्स 1/2 ही पूछा, 4th क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग किसी ने मेरे को आंसर बोला और उसने बोला 2 पाई - π/3, इसको चूज करा, तो गलत तो कोई भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक वैल्यू 1/2 दो अलग अलग एंगल से अटैच हो गई, और ऐसे केस में ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है यूनिकनेस वाली वो फेल हो गई। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो अपन कैसे कह सकते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं? कुछ चैप्टर कैसे पढ़े? फंक्शन होने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि हर एलिमेंट की यूनिक ब्रांच है, तो उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप जो आंसर्स बताओगे वो इससे बाहर नहीं जाओगे, जिससे ये श्योर हो जाए कि रिपीटेशन होने का कोई चांस ही नहीं है, रिपीट हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप अपनी मर्जी से ब्रांच को चूज नहीं कर सकते हो। एक पर्टिकुलर ब्रांच मुझे आपको देनी है कि आपको इसमें से ही आंसर लिख लें। किस लिए? क्योंकि अगर मैं आपको अलाउड कर दूं कि आप कुछ भी लिखो तो उस केस में ये फंक्शन कैसे होगा? सबके आंसर डिफरेंट होंगे, जिनको मैं अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट वैसे बोल रहा हूँ कि यूनिकनेस नहीं होगी, सबके आंसर बहुत सारे आ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करूं तो फंक्शन ही नहीं रहेगा ये, इसलिए।
तो इसका मतलब आप अपनी मर्जी से ब्रांच चूज नहीं कर सकते हो, आपको ये पर्टिकुलर बताना है। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, ईशान, किसी से, ईशान तुम्हारा नाम क्या है? आपके क्वेश्चन में मेरा नाम है ईशान, मैंने क्वेश्चन में पूछता, लेकिन समझ लो अच्छा अब तुम सामने होते तो मैं इशारा करके बोला तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे बताओ। ईशान, और उसके बाद कोई सरनेम, है ना। अब अपन एक पर्टिकुलर मतलब इसमें जा रहे हैं, पैटर्न पे जा रहे हैं कि अपन अपना नाम पहले बोलेंगे और उसके बाद सरनेम पहले बोलेंगे। लेकिन अगर आपने अपना सरनेम पहले बोला और नाम बाद में बोला तो भी क्या फर्क पड़ता है, ईशान तो ईशान ही रहेगा ना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा सुनने में, देखने में, यार ये थोड़ा, बाकी जितने स्टूडेंट बैठे सबसे अपन नाम पूछे तो जनरली हर कोई अपना नाम पहले बताएगा, सरनेम बाद में बताएगा, या बताएगा ही नहीं, सरनेम बोले बस नाम बता दिया, तो अब ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछा, उसने सरनेम पहले बोला, नाम सुनने में बड़ा वैसा लगेगा कि अरे ये कोई नया तरीका हो गया है ना। है तो बात एक ही, गलत तो वो भी नहीं है अपनी जगह, लेकिन एक अपने रूल बना रखा है कि आपसे जब नाम पूछा जाए तो आप नाम पहले बताओ, सरनेम। इसी तरह अपन एक पर्टिकुलर ब्रांच को रेंज बना देते हैं, जिससे जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं आप मेरे को आंसर उस ब्रांच को, उस रेंज को ध्यान में रखते हो बोलो। आप बताओ कि आपने इससे बाहर नहीं जाना है, ये अपना रेस्ट्रिक्शन है, तो बोले इस रूम से बाहर नहीं जाना है, तो आपको बस उस रूम के अंदर ही रहना है, उसी के अंदर आपको कहीं भी मूवमेंट करना है वो चलेगा, उससे बाहर नहीं जाना है। समझ में आया? तो अपने जो मैं अपने यहाँ पे लिखी गई है वो अपनी फाइनल रेंज है, इससे आगे इससे बाहर मूवमेंट नहीं करना है, मतलब इससे अलावा कोई वैल्यू बोलोगे तो गलत मानी जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके ना, कारण फंक्शन ही नहीं होगा ना, वो डाउट हो जाएगा कि फंक्शन है कि नहीं। अब मैं ऐसे लिख दूं तो 100% फंक्शन है, सोचने की बात नहीं है। मैं बोलूं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 to 0 to पाई, ये दे दूं आपको, मैं बोलूं आप चेक करके बताओ फंक्शन है कि नहीं, 100% है। और अगर मैं बोलूं R to R चेक करके बताओ तो आप कहोगे फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि 1/2 के बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे पार्ट है, ये कहने का मतलब। ठीक है, एनी डाउट? अब वापस क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो आपका ये हो गई इसकी डोमेन एंड रेंज। अब आता है थर्ड, ग्राफ नंबर 3, दैट इज tan इनवर्स x। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan y। अब tan y लिखने के बाद यहां पर अपन ने बनाई वापस वही टेबल, y के अंदर एंगल्स लिखते हुए x इक्वल टू y इक्वल टू -2 पाई, -3 π/2, -π, -π/2, 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई। आप इसको पूरा करें 0 से शुरू करते हुए, 0 0, tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है। tan π/2 क्या होता है? Does not exist. Does not exist, not defined, infinity। tan 90, tan π/2 is not defined, नॉट डिफाइंड लिख दो, एन ए लिख दो, नॉट एडमिसिबल, या इंफिनिटी लिख दो, आपकी चॉइस, कुछ भी लिख दो, इंफिनिटी। चलो नाउ tan पाई कितना होता है? 0. 0। जहां जहां साइन फंक्शन 0 होगा वहां सब tan 0 होगा, क्योंकि tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। न्यूमरेटर 0 हुआ तो सब 0 हो जाएगा, और जहां जहां कॉस फंक्शन 0 होता है वह सब इनफाइनाइट हो जाएगा। सीधा सा स्टेप, पाई पे 0, 2 पाई 0, -π 0, -2 पाई 0, और बाकी जितने हैं उन सब पे Infinity. इंफिनिटी, बाकी सब में π/2 इन्वॉल्व है, और जहां जहां cos 0 होगा वहां सब जगह tan फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बस बीच में जो वैल्यूज हैं वो जरूर होंगी tan की, बाकी इसके अंदर दो ही तरह के हैं, इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, 0, इस तरह का ही पार्ट है।
तो अपन इस टेबल को लिखें तो भी ठीक, नहीं लिखें तो भी ठीक, क्योंकि प्लॉट करते समय तो अपने को इस बात को ध्यान रखना है बस कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे बनता है ग्राफ, वो ध्यान रखना है ना। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, सब जगह आप इन्फिनिटी लिख दो इस तरह से, कहीं माइनस इन्फिनिटी भी होगा वो अपन ग्राफ में देखेंगे, इसमें अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन इसका ग्राफ बनाते समय देखते हैं किस तरह से बनेगा। ये हो गया अपना एंगल नंबर 1 π/2, एंगल नंबर 2 पाई, then 3 π/2, then 2 pi, then minus π/2, minus pi, minus 3 π/2, minus 2 pi. सपोज ये 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, और इधर माइनस π/2 माइनस पाई, माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई, ये अपने एंगल्स हो गए। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनमें नॉट डिफाइंड आ रहा है, वो सारे एंगल्स होंगे मल्टीपल्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। जहां जहां cos 0 था वो टेबल में भी है, आपको अपनी नॉलेज में याद भी है, π/2, 3 π/2, माइनस π/2, माइनस 3 π/2, इन सब पर 10 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर cos 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड है। तो आप देखो कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं इनमें से जिनमें नॉट डिफाइंड है, बताओ। बोलो, नॉट डिफाइंड। सर माइनस 3 π/2, माइनस π/2, π/2 और 3 π/2। यस करेक्ट, आपके टेबल में है, और नॉलेज के हिसाब से जहां जहां cos 0 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पर, सब पर नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब वहां कोई पॉइंट मार्क नहीं हो सकता, वहां आप जा नहीं सकते हो। नॉट डिफाइंड मतलब वहां जाना अलाउड नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां आप एक कदम नहीं रख सकते हो, वहां पर आप जाके वापस आना पड़ेगा या जंप करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जगह पे आप नहीं पहुंच सकते हो। तो आपने एक तो यहाँ देखा, तो यहाँ आपने पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बनाई, मतलब यहां से आप चल रहे हो, ऊपर जा रहे हो, बाइक के साथ, बाइक लेके, 4 व्हीलर लेके, पैदल, जैसे आपकी इच्छा हो चलो। यहां से आप चलना शुरू कर रहे हो, यहाँ आ गए इस जगह पे, इस जगह पे चेक पोस्ट है, पुलिस खड़ी है, यहाँ पे आपको आगे नहीं जाने देगा, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ रोक दिया गया। नॉट डिफाइंड का मतलब ये आप इसके ऊपर नहीं जा सकते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं जाओगे, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं जो चीज, वहां पे कैसे पहुंचोगे। इसीलिए मैंने यहाँ ब्लॉकिंग कर दिया आपके रास्ते की, कि यहाँ ये रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया गया, इसीलिए आप जब यहाँ से यूं मूव करोगे तो आप इसके आगे नहीं जाओगे। अब आपको यहाँ से जाना है, आगे जाना है, तो आप ऐसे जाओगे, यहाँ से यहाँ जंप करके जाओगे। ठीक है, इसलिए डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन क्या डिनोट करती है, नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं करना। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, फिर वापस नॉट डिफाइंड, ये पूरी यहाँ पर कोई एक्स कोई वाई मार्क नहीं होगा, फिर यहाँ पर आ जाओ, नॉट डिफाइंड अगेन, फिर यहाँ पे आ जाओ ऊपर, नॉट डिफाइंड अगेन। ये सारे आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस बनाई, डॉटेड लाइन, मतलब यहाँ अलाउड नहीं है, ये आप एग्जिस्ट नहीं करते, ये सारे पॉइंट्स कहीं भी मार्क नहीं होंगे। इस लाइन में, इसमें कोई डाउट, ये मैंने जो मार्क किया अभी डॉटेड लाइन का मतलब समझ में आया, क्यों बनाया, क्या है। ठीक है, अब आपके पास कुछ वैल्यूज हम देखते हैं, उनके कारण अपना क्या क्या ग्राफ है। आपने देखा tan 0 0 होता है, अगर मैंने मान लो यहाँ एक पॉइंट लगाया, ये 30 डिग्री, यहाँ एक पॉइंट लगाया 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री और बाद में 90 है, तो ये 30 है, ये 45, ये 60 है। अगर आपको ध्यान है tan 30 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, तीन वैल्यूज। tan 30 कितना होता है, 1/√3। 1/√3। इसको अगर रैशनलाइज करके लिख दो तो ये √3/3 हो गया। √3 मतलब 1.73 होता है, डिवाइडेड बाय 3 0.5 आ गया, अप्रोक्सीमेट बात करें
मार्क करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.5 हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? एक्स एक्सिस पर। सपोज यहाँ पे 1 है तो 0.5 यहाँ आएगा इस जगह मिडिल में, 30 डिग्री ये रहा, तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे मिला। क्या बताएगा ये? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.5, 30 डिग्री, 0.5, π/6, एक पॉइंट ये। इनके बीच में अपने को कुछ एंगल्स मार्क करने पड़ेंगे जिससे मालूम पड़े ग्राफ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। ये क्लियर? पॉइंट क्लियर? ये वाला कैसे आया? अच्छा, tan 45 कितना होता है? 1। तो ये जो पॉइंट मैंने लगाया 45 है, इसके सामने चलो 1 आया यहाँ पर, tan 45 पे 1, ये आपका 1 मार्क हुआ। अब बताओ tan 60 कितना होता है? √3 उसकी वैल्यू 1.732 होती है अप्रोक्सीमेट, यानी 1.7 मान लेते हैं। 60 के लिए मैंने ये पॉइंट मार्क किया, मान लो यहाँ पर कहीं सपोज 2 है आपके पास, तो 1.7 कहीं भी अप्रोक्सीमेटली रफली लेना है, एग्जैक्ट मार्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर ये 2 है तो 1.7 में यहाँ मान लेता हूँ, 60 डिग्री के सामने जाएंगे, 1.7 पर अपन ऐसे पॉइंट लगा रहे। ये आपका 60 और √3 वाला पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट आपको मिले इनके बीच में। अब आप जब इनको ज्वाइन करोगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ज्वाइन होगा। जैसे जैसे एंगल 90 के पास में जाएगा वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे आपने देखा tan 60 1.732 हो गया, फिर 80 और 85, जैसे जैसे आगे जाओगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, और 1090 तक जाने पर 1090 से पहले या 1090 पे इंफिनिटी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, इतना ग्रेटर हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इन सबको ज्वाइन करते हुए पर्टिकुलर ग्राफ बनाते हुए यहाँ जाके, इसको टच नहीं करना है, अलाउड नहीं है, इसके पैरेलल आप आगे तक मूव कर सकते हो। इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो, यहाँ जा नहीं सकते हो, इधर आपकी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी अप टू इंफिनिटी। इस तरह से आपका ग्राफ बने, ज्वाइन नहीं होगा, बैक नहीं होगा। इंफिनिटी को बताने के लिए आप इसके पैरेलल टाइप की एक लाइन ले जाओगे। यहाँ तक कोई डाउट? 0 से 90 के बीच का ये ग्राफ नहीं? क्लियर? अब मैं चल रहा हूं क्वाड्रेंट नंबर 2 में आ रहे हैं अपन। अब ये है 90 से 180। 90 से 180 मतलब साइन tan ऑफ 120 डिग्री, tan ऑफ 135 डिग्री, tan ऑफ 150 डिग्री। 3 वैल्यूज और बताने। tan 120 का मतलब हो गया tan ऑफ 180 - 60, ये हो गया tan ऑफ 180 - 45, और ये हो गया tan ऑफ 180 - 30। अब tan 180 - 60 क्वाड्रेंट 2 में जाएगा। क्वाड्रेंट 2 के अंदर tan वैल्यू नेगेटिव होगी, तो आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 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 होगा सब। 60 पर जो वैल्यू होती है √3, 45 पर 1, 30 पर 1/√3, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज तो ये होगी। एंगल तो वही रहेगा न्यूमेरिकली, क्वाड्रेंट के कारण वो नेगेटिव। तो क्या मिला मुझे? 120 पे -√3, 135 पे -1, 150 पे -1/√। अब ऐसे देखो, ये 120 है, ये 135 है, ये 150 है, 3 पॉइंट ऐसे हैं। 120 पे -√3 मतलब माइनस ऑफ 1.732, ये -1 है, ये -2 है, और आपका ये 120 है। यहां से मैं गया इधर, ये समझ लो माइनस का √3, माइनस का 1.7 मैंने मार्क किया। 120 पे -√3 यहाँ पर मार्क किया। अब आया 135, इसको 135 एज्यूम करें, -1 यहाँ है, तो यहां से मैंने गया और ये -1, और उसके बाद 150 पे माइनस का 0.5, ये 150 है, ये बीच में -0.5 है, ये आ गया यहाँ पे, समझ लो ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू -√3, ये -1, ये -0.5, ये 3 पॉइंट मेरे को इस तरह से नजर आए। और फिर वही 1, 2, 3, ये तीनों आपस में ज्वाइन करोगे और इस तरह से नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि जो आपका 90 डिग्री एंगल है क्वाड्रेंट का, वो एंगल फर्स्ट में भी काउंट हो रहा है, सेकंड में भी काउंट हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट में काउंट कर रहे हो तो इनफाइनाइट पॉजिटिव साइड का, और सेकंड में काउंट कर रहे हो तो नेगेटिव इंफिनिटी। तो इसीलिए ये जो लाइन आप देख रहे हो, इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड में।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी। तो आपने यहां से ये तीनों पॉइंट ज्वाइन करे नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। ये सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ 10 का। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? जल्दी से। नहीं, बस अब 2 बन गए तो बाकी के सारे तो सिमेट्रिकल हैं। आपको मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 वापस पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो बिल्कुल इसके जैसा ग्राफ बनेगा। अब बीच की वैल्यूज मार्क करे बिना अपन स्टार्ट करें। अपने पास